नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक सवाल इस समय जबरदस्त चर्चा में है कि उपचुनाव जो हो रहे हैं यूपी में 9 सीटों पर, उसमें करहल में क्या होने जा रहा है। और करहल में बीजेपी ने एक जो कहा जा रहा है एक नया राजनीतिक दांव चलने की कोशिश की है कि यादवों में भी बंटवारा, यानी कि यादव में घोसी यादव इधर, कमरिया यादव उधर। और ये जो यादवों में बंटवारे का फार्मूला है, इसकी बड़ी चर्चा है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश ये है कि इस बंटवारे के जरिए करहल में 2002 के बाद से पहली बार एक चौंकाने वाला परिणाम दे दे। हमारे साथ में नवलकांत सिन्हा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं। इनकी किताब हिंदू राजा टिकैत राय देश भर में इस समय चर्चा में है। नवल भाई से बात करते हैं। और नवल भाई, आपसे बहुत सीधा सवाल मैं ले रहा हूं कि ये जो हम सुन रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, ये तो दूसरे पर्सपेक्टिव में था, लेकिन अब तो बीजेपी ने लागू कर दिया है करहल में। करहल में ये अब सवाल उठ रहा है कि यादव वोट बैंक में भी बंटवारा, यानी कि यादव में घोसी यादव एक तरफ और कमरिया यादव एक तरफ। और आप जानते होंगे कि अखिलेश यादव कमरिया यादव गोत्र, यादवों के दोनों गोत्र हैं, वो कमरिया गोत्र से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या ये बंटवारा वाकई मुमकिन लगता है आपको करहल की जमीन में? देखिए, करहल की जमीन की आपने बात की और वो समाजवाद का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। आप खुद ही जिक्र कर रहे थे कि 1993 से लेके अब तक केवल 2002 था जिसमें एक बार बीजेपी ने वहां जीत की। उस बार भी बीजेपी ने यही किया था, यादव वर्सेस यादव करवा दिया था, यानी अनिल यादव के खिलाफ सोबरन यादव चुनाव लड़े थे। वो चुनाव जीते थे, लेकिन उसमें जो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि वो केवल 953 वोट से जीते थे। तो यानी कि जीत कोई बहुत बड़ी मार्जिन की जीत नहीं थी, और सोबरन यादव एक बड़े नेता थे। तो वही फार्मूला इस बार भी बीजेपी ने अपनाया है। और देखिए, ये एक ऐसी सीट है ना कि बीजेपी सब सीट हार जाए, अगर करहल जीत जाती है तो पूरे देश में मैसेज चला जाएगा कि समाजवादी हम्म। पार्टी के खिलाफ उसमें दम है। तो अगर नाक की पार्टी के लड़ाई है पास ये, नाक की लड़ाई। हाँ, अगर जो बीजेपी की जो गठबंधन की जो 4 सीटें हैं उसमें अगर एक ये बढ़ा लेगी तो हम्म। बहुत बड़ी सफलता होगी, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन बहुत आसान नहीं, और जिस तरह से नजर आ रहा है वो उस तरह का पूरा सीन है नहीं है। तो मुझे आपने आप बताइए नवल जो भाई, 70 और 30 का आंकड़ा बताया जाता है। ये कहा जाता है कि 30% जो हैं वो कमरिया हैं और 70% जो हैं वो घोसी हैं, एक आंकड़ा जो बताया जाता है। लेकिन आपने सही कहा है, 2002 को छोड़ दीजिए तो कभी भी ये बंटवारा हो नहीं पाया है। और 2002 में जो सोभरन यादव जीते भी, वो बाद में सपा में शामिल हो गए और सपा से वो लगातार 3 बार विधायक बने, वही सोबरन यादव। तो ये एक बार 2002 में बीजेपी कर ले गई थी। तो मुझे बताइए, अनुजेश यादव को जो उतारा है, अनुजेश यादव के बहाने क्या ये आसान होगा बंटवारा कराना? अनुजेश यादव की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, ये तो स्ट्रेटेजी मैं बीजेपी की बहुत अच्छी मानूंगा। बहुत होशियारी से बीजेपी ने काम किया है कि अनुजेश यादव को मैदान में उतार दिया, क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो कम से कम वहां ढंग से लड़ाई लड़ सके। तो अनुजेश यादव वहां के कई पिकेट्स हैं जहां पर 2-3 जगह जो है अनुजेश यादव का प्रभाव है। अब जो कमरिया और घोसी की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से घोसी वहां ज्यादा है, लेकिन वहां पे बंटवारा इस गोत्र के आधार पे नहीं होता है। और वहां का जो मोस्टली यादव है वो कनेक्टेड है मुलायम सिंह यादव से। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब सपा प्रत्याशी ने जब नॉमिनेशन किया था तो नॉमिनेशन से आने से पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि पे गया और उसके बाद नॉमिनेशन किया। तो कहीं कहीं सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से खुद को कनेक्ट कर रहा है। खुद डिम्पल यादव वहां पे लगातार डटी रहती है, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव। बीजेपी की तरफ से भी कोशिश हो रही है, मुख्यमंत्री से लेके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक सब लोग वहां जा रहे हैं। तो लड़ाई देखिए, सोबरन यादव में उसका 2002 का जिक्र इसलिए किया कि मैं तुलना करना चाह रहा था सोबरन यादव से अनुजेश यादव की। अनुजेश यादव की, सोबरन जी। यादव एक बड़े और बहुत प्रभावशाली नेता थे, और वहां के जो गांव के जो बड़े लोग होते हैं उन पे उनका बहुत प्रभाव भी था, और बहुत सारे लोग उनसे ऑबलाइज भी थे। तो एक बहुत बड़े कद के नेता थे, तो वो जीते थे। अनुजेश यादव निश्चित रूप से कुछ टिकट्स में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ये सीट जीतना बीजेपी के लिए मुझको लगता है कि बहुत ही दुष्कर कार्य है, बहुत आसान काम नहीं है।
हाँ, एक और इसमें शर्त है कि जो बीएसपी ने कैंडिडेट उतारा है अवनीश शाक्य को, हम्म। अवनीश शाक्य वहां पे करीब 40,000 मुझको बताया जा रहा है कि शाक्य शाक्य हैं जो वोटर है। यादव के बाद सबसे हाँ, अधिक शाक्य हैं तो वहां पर। हाँ, तो वो शाक्य वोटर वो अमूमन जो देते रहे हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे हैं, और अगर वो वोट बीएसपी में जाता है तो ये मुकाबला कठिन हो जाएगा, और ये बीजेपी एक मजबूत लड़ाई में आ जाएगी। ये सब निर्भर एक बात करता है मुझे और उन। समझाइएगा नवल भाई कि दो मैं आपको लड़ाई का जिक्र करूं वहां पर, ये जो दो, एक तो हुई थी जो भरथना में मुलायम सिंह यादव ने भरतना में जो जो 2007 में जीत हासिल की थी, वो 9,000, वो सबसे लोएस्ट थी। बाद में जब उन्होंने वो 2009 में वो सांसद बने तो उन्होंने वो सीट छोड़ दी, बाद में बसपा वहां पर जीत गई। हालांकि सरकार भी बसपा की थी, ये भी एक फैक्ट है कि उपचुनाव में आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी का ही दबदबा होता है। लेकिन ये चीजें वहां हो चुकी हैं। आपको याद होगा शिवपाल यादव के बेटे जिला पंचायत का चुनाव हार गए थे। यही जो कहा जाता है, डिंपल यादव हार गई थी राज बब्बर से, उन सबके पीछे कहा जा रहा था कि यही बंटवारा करवा दिया गया था, कमरिया घोसी और यादव वोट बैंक में सेंध लगा दी गई थी। तो ये जो अतीत में हुआ है, और अभी लोकसभा में बीजेपी बुरी तरह से हारी है, तो क्या बीजेपी ने ये हार के बाद फार्मूला तलाशा है क्या, कि जो आप कह रहे थे कि करहल जीत लो मनोबल उठ जाएगा, तो रास्ता यही होगा उसका? देखिए, बीजेपी अभी से नहीं, पिछले जब से मोदी युग की शुरुआत हुई है तब से बीजेपी हिंदुत्व की बात तो करती करती है, लेकिन उसमें जातियों का गुणागणित बहुत ढंग से इस्तेमाल करती है, और जातियों को जो ट्रेडिशनल तरीका था कि एक किसी जाति वर्ग का प्रभाव चला आ रहा है, कभी कभी बीजेपी ऐसा प्रयोग करती थी कि उस जाति को छोड़ के किसी दूसरे जाति को उतार दे तो बाकी जातियां एक जगह यूनाइट हो जाती हैं। उस तरह का प्रयोग करती है, लेकिन इसमें बीजेपी को यहाँ पे करहल में कोई समीकरण नहीं दिख रहा था, और फिर बीजेपी उसी समीकरण पे कई फॉर्मूले से एक बार जीत चुकी है, और मुझको लगता है कि यही फॉर्मूला बीजेपी के लिए बहुत अच्छा भी था, और वहां का चुनाव रोचक भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि यादव कुल से ही दो लोग चुनाव के मैदान में है। और आप देख रहे हो कि भाषण भी देखिए ना, तो अगर बीजेपी की तरफ से अगर कोई सभा होती है तो उसमें समाजवादी पार्टी की बहुत आलोचना होती है, लेकिन प्रत्याशी की सीधे आलोचना नहीं होती। इसी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की सीधे आलोचना नहीं होती है, पार्टी की आलोचना होती है। तो एक जगह तो एक लड़ाई तो एक जगह ले ही आई है बीजेपी, लेकिन मुझको लगता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है। करहल बहुत ही टफ सीट है, और करहल के लिए समाजवादी पार्टी पूरी जी जान भी लगा रही है, और वो हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार है किसी भी हद तक जाकर के। उसकी वजह ये है कि वो खुद अखिलेश यादव की सीट रही है, और अखिलेश यादव आज के देश के वो नेता हैं जिनको कहा जाता है कि विपक्ष के मतलब कांग्रेस को हटा दी तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता आज की डेट में अखिलेश हम्म। यादव है। तो मुझको लगता है कि इस वजह से समाजवादी पार्टी इस सीट पे किसी भी हालत में नहीं जाने देगी। बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं कि ये एक एक सोच हो गई कि अखिलेश यादव वाकई विपक्ष के बहुत बड़े नेता के तौर पे उभरे हैं। इसमें इसमें ये बात चर्चा में, इसमें दो राय नहीं। और एक बात और है नवल भाई कि जब अखिलेश यादव ने लड़ा था चुनाव करहल से, पिछला चुनाव, तब भी यही सारे फार्मूले बीजेपी ने अख्तियार किए थे, इस्तेमाल किए थे। जब एसपी सिंह बघेल उनके सामने खड़े थे, तब भी यही बात, आप अखबार देखिए, तब भी यही छपा है कि कमरिया और घोसी में बीजेपी बंटवारा करवा देगी, यादव बढ़ जाएंगे, अखिलेश यादव हार जाएंगे। मगर हुआ नहीं, सब एकजुट हो गए। ऐसा एकजुट हुए कि वहां भी जीते, उधर आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जीत गए, उधर आदित्य यादव जीत गए। तो ये लोकसभा से क्या सबक ले लिया क्या यादवों ने, कि अब वो बंटवारा जो थोड़ा बहुत बीच में हुआ है अब नहीं होगा? क्या लोकसभा के बाद जमीनी हालात बदले हैं क्या? देखिए, लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक समय तो बहुत कम निकला है, लेकिन बीजेपी ने एक काम बहुत मजबूत तरीके से किया है। जो मैसेज जब पूरे चुनाव में चला गया था कि बीजेपी अगर मजबूत तरीके से आई, 400 पार चले गई तो वो संविधान बदल देगी, और संविधान बदलेगी तो उसमें आरक्षण खत्म कर देगी। ये पूरा एक मैसेज जो आरक्षण पाने वाली जाति उनके बीच में बहुत तगड़े तगड़े ढंग से गया था। उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने काउंटर किया है, या उसमें अपनी सफाई मजबूती से रखी है। तो जो उस तरह का माहौल था वो आज की डेट में माहौल नहीं है। लेकिन देखिए, आपने जो जिक्र किया था कि अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे तो तब भी यही हुआ था। अखिलेश यादव का कद बहुत बड़ा था, और अखिलेश यादव
मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। और मुलायम सिंह यादव मैं कह रहा हूँ क्योंकि उस इलाके की पहचान मुलायम सिंह की वजह से ही है। तो मुलायम सिंह की वजह से शिवपाल यादव भी जाने जाते हैं, और मुलायम सिंह यादव की वजह से अखिलेश यादव भी जाने जाते हैं। तो एक बड़ा नेता मुलायम सिंह का बेटा खुद चुनाव लड़ रहा था, उसका बहुत ज्यादा असर था। अब ये असर और प्लस जो संविधान बदलने वाली बात थी उसका बहुत ज्यादा असर था। अब ये दोनों असर कितने कम हुए हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि बीजेपी कितना आगे बढ़। एक बात आखिर में और बता दीजिए नवल भाई, थोड़ा आगे का पूछ रहा हूं। आज से अगर हम देखें तो 27 में क्या दिख रहा है? क्या आपको कांटे की लड़ाई दिख रही है या एक तरफा लड़ाई दिख रही है? किसी पार्टी, समाजवादी पार्टी क्या जो 2000 सिचुएशन 22 में थी उससे आगे निकल चुकी है, या बीजेपी की लीड अभी भी कायम है? अभी आपको दिख क्या रहा है? मैं कोई आकलन नहीं, एक दृष्टि की बात कर रहा हूं, एक पत्रकार की निगाह से 2027 आज की तारीख में कैसा दिख रहा है आपको? अभिषेक भाई, आप भी अपने जीवन में उत्तर प्रदेश विधानसभा के 5-6 चुनाव जो है आप चुनाव कवर कर चुके हैं। तो आपको सब चीजें पता है। आपको पता है कि तमाम जगह जिसकी सरकार होती थी उपचुनाव में वो जीतते हैं, लेकिन जब विधानसभा के प्रॉपर चुनाव होते हैं तो कोई और जीतता है। और आपने शुरुआत में कह ही दिया था कि ऐसे चुनाव जो होते हैं, जो उपचुनाव होते हैं, उसमें बरदस्त जो है रूलिंग पार्टी का सत्ताधारी होता है, पार्टी तो का वो होता है जी। असर, हाँ, तो उसका तो बड़ा असर होता है। तो मुझको लगता नहीं कि अगर उसमें कोई चुनाव जीत भी जाए तो उसका परिणाम उसमें रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन निश्चित रूप से मनोबल के लिए, और देश में देखिए अब तक अलग अलग जगह कुछ ना कुछ चुनाव होते ही रहते हैं, तो वो असर कायम होगा जो भी पार्टी इन उपचुनाव में लीड ले पाएगी। 27 में क्या दिख रहा है आपको? मोटा मोटा लड़ाई का, लड़ाई टफ है, कांटे की है या एक तरफा है? अभिषेक भाई, आप जानते हैं कि ये जो लड़ाई होती है, जब चुनाव करीब आ जाता है, घोषित हो जाता है, उसके बाद ही अंदाजा लग पाता है कि क्या हो रहा है। इतनी जल्दी विश्लेषण कोई ज्योतिष कर सकता है, कोई विश्लेषक नहीं हाँ। कर सकता, कोई हाँ। पत्रकार नहीं कर सकता। उसके लिए बड़ा टिपिकल काम होगा। तो ये हाँ। तो अभी नहीं मैं बता सकता क्या होगा। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से ये 9 सीटों का चुनाव बड़ा रोचक हो गया है। और जिस तरह हाँ। से समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, वो बताती है कि दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव को मैसेज दिया जाए कि ये आने वाले विधानसभा का चुनाव हो। सेमीफाइनल उसका बहुत धन्यवाद नवल भाई हमसे बात करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा को आप सुन रहे थे, और बहुत ही दिलचस्प बातें उन्होंने कही हैं, खासतौर पर ये जो करहल में यादव बनाम यादव, यादव में जो गोत्र का बंटवारा करने की पूरी एक कवायद चल रही, उसका नतीजा करहल पे क्या पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसको लेकर के जो उन्होंने कहा, उससे वहां की तस्वीर बहुत हद तक साफ हो रही है। और ये अभी दिखाई पड़ रहा है कि फिलहाल करहल में बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये भी उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि अगर बीजेपी का रल छीन लेती है तो उसके लिए इस पूरे उपचुनाव की सबसे मूल्यवान सीट होगी। फैसला जनता के हाथ में है। बहुत धन्यवाद।